नमस्ते दोस्तों। आज हम जीवों में जनन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने पीछे वाली क्लासों में या लास्ट वाली क्लासों में हमने अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के अंदर हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास में इस क्लास में इस क्लास में निषेचन, युग्मक जनन जिसमें अंड जनन, शुक्र जनन, मासिक चक्र, अपरा, प्रसव आदि शब्दावलियों को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुछ बुनियादी बातें याद रखनी है। कौन कौन सी सामान्य बातें हैं उनको याद रखना। लैंगिक जनन, मानव में मानव लैंगिक रूप से जनन करता है, अर्थात मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है, ध्यान रखना। अब मानव के अंदर दो प्रकार के अर्थात मानव के अंदर देखिए, मानव कैसा होगा? जरायुज प्रकार का प्राणी होता है। कैसा? जरायुज प्रकार का प्राणी। इसका अर्थ है कि मानव बच्चे पैदा करता है। क्या करता है? बच्चे या शिशु पैदा करता है। अर्थात जो वे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। और एक और आते हैं अंडायुज। क्या आते हैं? अंडायुज। कौन से आते हैं? अंडायुज। अर्थात वे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिनमें बच्चों को जन्म नहीं दिया जाता, केवल अंडे के रूप में जनन अर्थात अंडे देंगे, वो कौन से जीव होंगे? अंडायुज प्रकार के जीव होते हैं। अब देखिए, इसमें एक शब्द और है, यौवन आरंभ। ठीक है, वह उम्र जब जनन अंग काम करना शुरू करे, अर्थात वह उम्र या वह आयु जिसमें जननांग काम करना शुरू करते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? यौवन आरंभ कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसकी शुरुआत लड़कों में कितनी होती है? 14 से 16 वर्ष, और लड़कियों में 12 से 14 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आइए, जनन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। देखिए, जनन की क्रिया में कौन कौन से चरण काम में आते हैं, उन चरणों को याद रखना। ठीक है, नंबर 1 कौन सा? तो युग्मक जनन। क्या? पहला कौन सा? युग्मक जनन। देखिए, युग्मक जनन किसे कहते हैं? नर के अंदर, नर के अंदर। किसमें? नर के अंदर शुक्राणु शुक्राणु व मादा मादा में अंडाणु अंडाणु बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? को ही क्या कहेंगे हम? युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। किसे? नर के अंदर तो शुक्राणु बनने की क्रिया और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, इसमें दूसरा दूसरा चरण देखिए कौन सा होता है। इसमें दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण है वीर्य संचयन। वीर्य संचयन शुक्राणुओं का महिला के शरीर में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? वीर्य संचयन। अर्थात इसका मतलब है सीसन के द्वारा। किसके द्वारा? सीसन। ठीक है, सीसन के द्वारा। ठीक है, मादा की
कि योनि, इसमें योनि में वीर्य या शुक्राणु शुक्राणु पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? वीर्य संचयन कहलाती है। ठीक है, आइए आगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आराम से याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप केवल इस चैनल से जुड़े रहें, हर वीडियो को हर रोज देखा करें। आज की क्लास आज हो रही तो आज ही देखें उसे, जिससे आपको समझ में भी आसानी से आएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो सब कुछ याद होगा। लेकिन जैसे हम ऐसे देखे भाई बाद में याद हो जाएगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसे देखने का मन भी नहीं करेगा और याद भी नहीं होगा। अब देखिए अगला अगला चरण क्या होता है? निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? देखो, अंडाणु अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ध्यान रखना, क्या कहलाती है? निषेचन। याद होगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए फिर अगला अंतरोपण। अंतरोपण युग्मनज, किसका? युग्मनज। ठीक है, निषेचन की क्रिया के द्वारा जो कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। और युग्मनज का गर्भाशय, किसमें? गर्भाशय की अंतःभित्ति से जुड़ना। युग्मनज का किससे? गर्भाशय की अंतःभित्ति से जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अंतरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गर्भ अवधि। क्या? गर्भावधि। अब देखिए गर्भावधि का अर्थ क्या है कि जो निषेचन की क्रिया से लेकर, ठीक है, निषेचन की क्रिया से लेकर प्रसव क्रिया के अवधि को हम या के समय को ही हम क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। अब देखिए प्रसव, लास्ट चरण कौन सा था इसका? प्रसव। शिशु के जन्म को ही हम क्या कहते हैं? प्रसव। ठीक है, शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, आगे आइए। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको सभी को। अब देखिए सबसे पहले हमें महिला और पुरुष के शरीर में अंतर का पता होना चाहिए। देखिए, ठीक है, अब इनको पढ़ें। शुक्राणु निर्माण। देखिए शुक्राणु निर्माण किस में होगा? नर में। किस में होता है? नर में, अर्थात पुरुष में। देखिए पुरुषों में यह प्रक्रिया बुढ़ापे तक चलती है, अर्थात आयु पूर्ण होएगी, अर्थात मृत्यु तक ये प्रक्रिया लगभग चलती रहती है। लेकिन अंडाणु निर्माण की क्रिया महिलाओं में कितने वर्ष? 45 वर्ष तक चलती है। उसके बाद में क्या हो जाती है? अंडाणु निर्माण की क्रिया बंद हो जाती है। ध्यान रखना। अब देखिए अगला, महिलाओं में मासिक चक्र। क्या पढ़ेंगे? महिलाओं में मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र के अंदर देखिए कुछ शब्द हैं, उनको याद रखना। रजो दर्शन। दर्शन का मतलब, हम पहली बार किसी के दर्शन देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारा हम आपके दर्शन करके अति प्रसन्न है। अर्थात किसी को पहली बार देखते तो हम दर्शन शब्द का उपयोग करते। उसी प्रकार से क्या है, महिलाओं के जीवन काल में पहली बार योनि से रक्त स्राव होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन। या महिलाओं में पहली बार मासिक चक्र आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और ये रजो दर्शन की आयु कितनी होगी? 12 से 13 वर्ष। ठीक है, अब देखिए रजो निवर्ती। कौन सी? रजो निवर्ती किसे कहते हैं? महिलाओं के अंदर मासिक चक्र की क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? निवर्ती। जैसे एक शब्द काम में लेते हैं हम, सेवा निवर्ती। क्या लेते हैं? सेवा निवर्ती। सेवा निवर्ती का मतलब उस कार्यभार से छुट्टी मिलना। ठीक है,
वही काम यहाँ से क्या है, मासिक चक्र से छुट्टी मिलना ही क्या कहलाएगा, रजोनिवर्ती। और रजोनिवर्ती की आयु कितनी होगी, तब होगा ये जब 45 से 50 वर्ष। ध्यान रखना, विशेष नोट ध्यान रखना, क्या विशेष नोट, इंसानों और बंदरों में ऋतुस्राव चक्र होता है। गाय कुत्ता भेड़ आदि में मध्य चक्र होता है। क्या होता है, मध्य चक्र होता है, जिसमें उनके मासिक चक्कर नहीं आएगा, रक्त स्राव नहीं होता है। ध्यान रखना। अब देखिए, इस जो मासिक चक्र है उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम है, देखिए ये वाला। अब देखिए इस मासिक चक्र के अंदर क्या होगा, मासिक चक्र के अंदर हमारे देखिए यहाँ से हमारे को एक मासिक चक्र, मासिक का अर्थ क्या होता है, पूरा महीना। देखो यहाँ से हमें एक दिन से लेकर 25 दिन तक का समय आपको दे रखा है। देखिए पहले दिन में क्या होता है, फिर दूसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन में क्या होता है, वो चीजें दे रखी है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाली क्या है, आपकी गर्भाशय की अंतः भित्ति। क्या है, गर्भाशय की अंतः भित्ति। अब देखिए इस अवस्था के अंदर देखो एफएस हार्मोन क्या होगा, 1 से 7 दिन के मध्य क्या होगा, एफएस हार्मोन की मात्रा क्या होगी, कम। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर उसके बाद में धीरे धीरे घटने लग जाती है। ठीक है, एफएस हार्मोन, इस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी। और मासिक चक्र पूरा एक 28 दिन का चक्कर होता है। ध्यान रखना है ये चीज इस डायग्राम से। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए भ्रूण विज्ञान और शुक्राणु जनन, क्या पढ़ेंगे अब, भ्रूण विज्ञान और शुक्राणु जनन। देखिए भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहेंगे हम, गर्भ में बच्चे के विकास का अध्ययन। ठीक है, गर्भ में बच्चे के विकास का अध्ययन। ठीक है, जिस विज्ञान में किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान। और भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। किसे कहा जाता है, अरस्तु को। ध्यान रखना। अब बात करते हैं शुक्राणु जनन। हमने बात कर चुके हैं पहले, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। और हम ये भी जानते हैं पुरुषों में शुक्राणु कहाँ पर बनेंगे, वर्षण में। ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको समझा देता हूँ साथ ही साथ। देखिए यहाँ पर शुक्राणु जनन, देखिए ये क्या है, एक वर्षण कोशिका है। ये वाली पूरी क्या है, वर्षण कोशिका। अब इस वर्षण कोशिका के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं, इनके द्वारा फिर क्या होगी, ये कोशिका शुक्राणु में बदलती है। ठीक है, आगे बात समझे। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक शुक्राणु बन गया इस प्रकार से। ये वाला पूंछ भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये इसका शीर्ष भाग हो गया। ठीक है, आगे बात समझ, चले आगे। अब देखिए शुक्राणु जनन के चरण थे, सॉरी एक बार पीछे आओ वापस। देखो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन के चरण। देखिए इसमें सबसे पहले कौन सी अवस्था थी, घूर्णन अवस्था। कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या बढ़ाती है, अर्थात घूर्णन का मतलब क्या होता है, संख्या में वृद्धि करना। तो इसमें क्या होंगे, कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ती है। अब देखिए दूसरी अवस्था वर्ती अवस्था, कौन सी आती है, वर्ती अवस्था। कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं, अर्थात इस उस तो घूर्णन अवस्था के अंदर तो क्या हुई थी, संख्याएं डबल हो गई थी, ऐसे संख्याएं क्या हो गई थी, डबल। अब लेकिन इस वर्ती अवस्था में क्या होंगी, इन कोशिकाओं का क्या होगा, आकार बढ़ेगा। ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इन्हें, जो अब छोटी से बड़ी कोशिका बनी है, ये कोशिकाएं कौन सी कहलाएंगी, ये वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अब देखिए परिपक्वता अवस्था, कोशिका विभाजन होती है, जिससे शुक्राणु सॉरी गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर 23 क्यों लिखा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों के अर्धसूत्र विभाजन से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 आदि रह जाएगी। अंत में ये रूपांतरित होकर पूर्ण शुक्राणु बना ले, शुक्राणु
बन जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से क्या बना लेते हैं, शुक्राणु बना लेते हैं, किसमें, परिपक्व अवस्था में। अब देखिए वीर्य संचयन, ठीक है, ठीक है, वीर्य संचयन का अर्थ क्या होगा, वीर्य का के रूप में बदलना, अर्थात शुक्राणु का जाना। हमने देखो संचयन का अर्थ क्या होता है, संचरण करना। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब तैयार शुक्राणु नलिकाओं से बाहर निकलते हैं और शुक्राणु के तैरने और परिपक्व होने के लिए पुरुष ग्रंथियों का स्राव जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, शुक्राणु को तैरने के लिए और परिपक्व के लिए मनुष्य में अनेक शुक्राणु सॉरी सहायक कोशिकाएं होती है, जैसे शुक्राशय हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इस शुक्राणु की वृद्धि और तैरने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। आगे चलें, अंड जनन। अंड जनन किसे कहते हैं, महिलाओं में अंडाणु बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन। देखो लिखा हुआ है, महिलाओं में अंडाणु का बनना ही क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया महिलाओं के अंडाशय में होती है। कहाँ पर होती है, महिलाओं के अंडाशय में होती है। इसमें भी 3 चरण होते हैं, घूर्णन, वृद्धि और परिपक्व। ये किसके समान होती है, नर के अंदर अभी पढ़ा है ना, शुक्राणु शुक्राणु जनन में पढ़ा है, उसी के समान ये प्रक्रियाएं होंगी इसमें भी, किसमें, मादा में। देखिए इसमें मुख्य बात आपको क्या याद रखनी है, इस पूरी प्रक्रिया के अंत में केवल एक ही अंडाणु बनता है और साथ में कुछ बेकार छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम ध्रुवीय पिंड कहते हैं या पोलर बॉडी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इस चीज को डायग्राम से समझ लें, ठीक है। अंडा अंड जनन और शुक्राणु जनन, हमने अंड जनन समझा दिया है डायग्राम से। अब आप यहाँ पर अंड जनन को देख लो, ये क्या है, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ये क्या है, अंड जनन कोशिकाएं, ठीक है। अब इन अंड जनन कोशिकाओं से क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। देखिए ये क्या हो गए, ये क्या है, आपके अंडाणु बन गए, और ये अंडाणु फिर इससे अंडाशय से बाहर निकल रहा है, जिसे अंडो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। आगे बस हम चलें आगे। अब देखिए इसके आगे अगली क्रिया कौन सी होती है, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ वो देख लें, संभोग के बाद शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका एम्पुला भाग में पहुंच जाता है, ठीक है, और इस जगह निषेचन होता है। निषेचन तभी संभव है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर एम्पुला क्षेत्र में पहुंचते हैं। इसलिए हर संभोग से गर्भ धारण नहीं होता है। बात ध्यान रखना, हर संभोग की क्रिया होगी तो हर संभोग के समय क्या नहीं होगी, आपके गर्भ धारण नहीं होगा। क्यों, शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक साथ एक समय में कहाँ पर पहुंचना चाहिए, एम्पुला क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। देखिए सुरक्षा चक्र, जब एक शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत जोना पेलुसिडा को छूता है तो अंडाणु की परत में बदलाव आ जाता है। इससे दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं घुस पाते, केवल एक ही शुक्राणु अंदर जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एंजाइम, शुक्राणु के आगे के हिस्से में हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है जो अंडाणु की दीवार को भेदने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से 46 गुणसूत्रों वाले युग्मनज बनता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, निषेचन। निषेचन के प्रकार, निषेचन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। जब शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे देखिए आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन।
मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप। ठीक है, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होने वाले निषेचन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। जैसे मछली, मेंढक। और इसका एक उदाहरण और है IVF। IVF, ठीक है। ये क्रिया कहाँ पर होगी? टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर होती है, बनती है ना, उसमें। ठीक है, चले आगे। अब देखें, इसमें कुछ शब्द हैं तो वो और देखें। देखिए, जुड़वा बच्चे। एक ही गर्भ अवस्था के दौरान दो बच्चों का पैदा होना क्या कहलाता है? जुड़वा कहलाता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। समरूप जुड़वा क्या होते हैं? एक समरूप जुड़वा, जब एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु के मिलने के बाद युग्मनज आगे चलकर दो भागों में बट जाता है। ये बच्चे दिखने में बिल्कुल एक समान होते हैं। समरूप जुड़वा, इसका मतलब एक शुक्राणु और एक अंडाणु से अगर नए बच्चे का निर्माण होगा तो वही क्या होगा? आपका समरूप। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर युग्मनज बना, ठीक है, युग्मनज युग्मनज बनने के पर क्या हुआ? ये युग्मनज की कोशिका क्या हो जाती है? इस प्रकार से दो हिस्से बन जाते हैं, दो कोशिकाओं में बट जाएंगे और दोनों कोशिकाओं के द्वारा नए बच्चे का निर्माण होगा, दो बच्चों का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बने जुड़वा बच्चों को हम क्या कहते हैं? समरूप जुड़वा बच्चे। ध्यान रखना। आइए आगे। देखिए, धात्रीय जुड़वा। जब महिला के शरीर में दो अलग अलग अंडाणु बनते हैं, क्या बनते हैं? दो अलग अलग अंडाणु बनते हैं और वे दो अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होते हैं। ये सामान्य भाई बहन की तरह होते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, और समरूप के अंदर क्या होते हैं? एक जैसे दिखाई देते हैं। चले आगे। अब देखिए, मुख्य पॉइंट है भाई, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, मानव में लिंग निर्धारण क्या है? मानव में लिंग निर्धारण। देखिए, इसमें क्या है? इंसान में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। महिला में इसमें गुणसूत्रों का स्वरूप 44 प्लस XX होता है। यानी महिला के सभी अंडाणुओं में केवल X गुणसूत्र होता है। पुरुष इसमें इसमें स्वरूप 44 प्लस XY होता है। पुरुष के 50% गुणसूत्र 50 शुक्राणुओं में X तथा 50% में Y गुणसूत्र होता है। इसका मतलब क्या है? ये कुछ गुणसूत्र हो गए, ठीक है। 100% क्या है गुणसूत्र? तो उसमें क्या होगा? सॉरी, शुक्राणु 100 है तो कुछ में 50 के अंदर तो क्या होगा? X और 50 के अंदर क्या होगा? Y। ये है क्या? ठीक है। लड़का या लड़की, यदि पुरुष का X वाला गुणसूत्र महिला के X से मिलता है तो लड़की होगी। यदि पुरुष का Y वाला गुणसूत्र महिला के X से मिलता है तो लड़का होता है। देखिए, निष्कर्ष देखिए, वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग, ठीक है, लड़का या लड़की होना पूरी तरह से पिता के गुणसूत्र या पिता के गुण शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि मादा पर। ध्यान रखना। चलिए आगे। निषेचन पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उनको देखिए। ठीक है, भ्रूण का विकास। जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो वह कोशिका गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगती है और विभाजित होने लगती है। ठीक है, विदलन। पहली कौन सी क्रिया होगी? विदलन। विदलन होता क्या है? देखिए, विदलन एक कोशिका से 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? विदलन। ठीक है, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विदलन। तुंदक, मोरूला। देखिए, 8 से 16 कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? मोरूला अवस्था कहते हैं। ठीक है, कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसाइटिस
यह कोशिकाओं का एक खोखला गोला बन जाता है जो गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है। अंतरोपण, जब यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवारों से अंदर चिपक जाता है तो महिला गर्भवती होती है, अर्थात इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, विदुलन की बात की थी। कोरक पुट्टी, देखिए ब्लास्टोसिस्ट क्या है, क्या है, कोरक पुट्टी है, ध्यान। आइए आगे देखिए, अपरा, क्या पढ़ेंगे अब, अपरा किसे कहते हैं, अपरा गर्भ धारण के बाद गर्भाशय की दीवार और भ्रूण के बीच एक विशेष अंग बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा। यह माता के शरीर और गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच एक पुल का काम करता है जिससे बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन मिलती है। देखिए यहाँ पर देखिए, डायग्राम के अंदर देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये क्या है आपकी, जो मादा के अंदर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, और ये क्या है, बच्चा। इसके बच्चे के अंदर जो नाभि होती है, नाभि से एक क्या बन रही है, तस्तरी नुमा संरचना। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपरा। क्या कहते हैं, इसे अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, अपरा। और इस अपरा के द्वारा ही बच्चे को क्या बनता है, पोषण और ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ का आवागमन इससे ही होगा, किससे, अपरा से। ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे। अब देखिए अपरा के कार्य, अपरा के कार्य देखिए, अपरा माँ और बच्चे के बीच की मुख्य जीवन रेखा है। इसके दो बड़े काम हैं, पोषण और बचाव। यह भ्रूण बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है, साथ ही बच्चे के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालती है। यह मादा से नाभि रज्जु द्वारा जुड़ी होती है, किससे, नाभि रज्जु द्वारा जुड़ी होती है। देखिए अगला कार्य, हार्मोन बनाना। अपरा एक ग्रंथि की तरह काम करती है। यह गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए कई कई जरूरी हार्मोन बनाती है, जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मुख्य हार्मोन है, इनको याद रखना। ठीक है, विशेष नोट, HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन महिला के शरीर में केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही बनते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो महिला के गर्भ अवस्था के समय ही बनते हैं, कौन से, एक तो HCG, कौन सा, HCG, और एक है HPL, और एक है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये वाले, ध्यान रखना। चलें आगे। अब देखिए भ्रूण की परतें और स्टेम कोशिका। गर्भाशय में चिपकने के बाद भ्रूण की कोशिकाएं तीन परतों में बट जाती है, अर्थात भ्रूण के चारों ओर कितनी कोशिकाएं, सॉरी, कोशिका के चारों ओर कितने आवरण बनेंगे, तीन आवरण बनते हैं। ठीक है, एक होगा एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। देखिए एक्टोड्रम क्या होता है, सबसे बाहर, एंडोड्रम सबसे अंदर, और मेसोड्रम क्या होता है, इन दोनों के बीच। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, भ्रूण में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग या ऊतक बनाने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अर्थात आप जो भ्रूण होता है, कौन, भ्रूण, भ्रूण में ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा अ, शरीर के विभिन्न अंग बनाने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखना। चलिए आगे। अब बात करते हैं हम भ्रूणीय विकास का सही क्रम। देखिए भ्रूणीय विकास का सही क्रम क्या होता है, पहले क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टोला बनता है, फिर गेस्टोला बनता है। ध्यान रखना, कौन सा, जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टोला और गेस्टोला बनता है। ठीक है,
पहला कौन सा हो गया? जाइगोट। फिर दूसरा मोरूला। कौन सा होगा? मोरूला। ठीक है। अगला कौन सा होगा? ब्लास्टुला। देखिए कौन सा होगा? ब्लास्टुला। तीसरा कौन सा आता है फिर? गेस्टुला। ठीक है, ग्रेस्टुला। ये आगे ये क्रम होगा किसका? भ्रूणीय विकास का। ठीक है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गेस्टुला बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे। देखिए प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव किसे कहते हैं? शिशु के जन्म को ही हम क्या कहते हैं? प्रसव कहा जाता। देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में गर्भकाल की अवधि 9 महीने होती है। समय पूरा होने पर गर्भाशय से में तेज संकुंचन शुरू होता है। इन जोरदार संकुचनों के कारण बच्चा गर्भाशय गर्भाशय से बाहर आता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। देखो ये वाला, इसको डायग्राम से देखें। देखें इस पहली अवस्था में क्या होगा? शिशु इस गर्भाशय की जो मध्य भित्ति होती है, गर्भाशय की मध्य भित्ति, इसमें क्या होगा? संकुंचन होगा। जैसे बच्चे को पीछे से क्या लगेगा? दाब। और दाब लगेगा तो ये अंदर के और आगे की ओर खुले, आगे की ओर धक्का लगेगा अ, गर्भाशय गिरवा की ओर। ठीक है, और यहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा श्रोणि भाग से। ठीक है, और ये यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से जो गर्भाशय गिरवा और योनि वाला भाग क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे बच्चा बाहर की ओर आएगा। देखिए ठीक है, और फिर इस बच्चे का इस गर्भाशय से बाहर निकल आने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? प्रसव कहलाती है। ठीक है, चले आगे। अगला दुग्ध स्राव और पहला दूध। देखिए ये आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है और क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखना। गर्भ अवस्था के दौरान और बाद में माँ की स्तन ग्रंथि से दूध बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध स्राव। ठीक है, आगे बस खींच या कोलेस्ट्रम। ठीक है, डिलीवरी के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक माँ का जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? खींच कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षी, ठीक है, होती है जो नवजात शिशु को बीमारियों से बचाते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए दूध शिशु के लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, आज की क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।